हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी सारा समझाया कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। पिछली क्लास का होमवर्क है। फिर पिछली क्लास में मैंने कहा था कि आप ये होमवर्क करके लाना, नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर रूल। और इससे आज की क्लास में पहले तो ये नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर रूल से इस क्वेश्चन को पूरा खत्म करेंगे और उसके बाद हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉस्ट मेथड से। ठीक है, अगर टाइम मिला तो फिर ये करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीधा ही क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। स्टेप नंबर 1 किस चीज के लिए है? बेसिक। अगर आपने पिछली क्लास का होमवर्क नहीं किया, एक बार आपने ट्राई नहीं किया, तो हो सकता है आप वो स्टेप सारे भूल गए हो या भूलने के बहुत हो सकता है कि भूल सकते हो। देखो, करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप स्टेप भूल जाओगे और स्टेप को याद रखना ऐसे याद नहीं कर पाओगे। कोई प्रोविजन थोड़ी ना है, कोई लॉ थोड़ी ना है, कोई डायरेक्ट टैक्स थोड़ी ना है दोस्तों आप याद रख पाओगे। ये तो प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? कौन सा मेथड से कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आओ सर। तो आपके पास एक तो आपके पास 3 फैक्ट्री है और 4 जगह डेस्टिनेशन करना है। ये आपके पास सप्लाई है, ये आपके पास डिमांड है। चेक करते जाइएगा अपने सोल्यूशन। 3 1 7 4, 3 1 7 4, 2 6 5 9, 2 6 5 9, 8 3 3 2, 8 3 3 2। सप्लाई 250, 350, 400, 250, 350, 400। और डिमांड 200, 300, 350, 150, 200, 300, 350, 150। हेयर पहले लिखेंगे हेयर टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। So this problem is balanced problem. So this problem is balanced problem. ये कौन सी प्रॉब्लम है दोस्त? बैलेंस प्रॉब्लम है। और अनबैलेंस प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो अनबैलेंस प्रॉब्लम का है। बैलेंस प्रॉब्लम बहुत कम पूछा जाता है, बहुत का मतलब ना मात्र के बराबर पूछा जाता है। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले बैलेंस प्रॉब्लम समझ ले। अनबैलेंस प्रॉब्लम में एक चीज और करनी है, डमी निकालनी है, उसके बाद अनबैलेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आओ। तो टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई है, जो कि हमारे को कितनी देगी जी? जो कि हमारे को 1000 हमें गिवन है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है? कहता है एलोकेशन अकॉर्डिंग टू दी नॉर्थ अपर लेफ्ट कॉर्नर। एलोकेशन शैल बी डन, एलोकेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू अपर लेफ्ट कॉर्नर। अकॉर्डिंग टू ये लिखना पड़ता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर। एलोकेशन कैसे करेंगे? अपर लेफ्ट कॉर्नर के हिसाब से एलोकेशन करा जाएगा। करना जरा। 250 की सप्लाई कर सकता है, 200 उसको चाहिए, तो हम 200 कर देते हैं। और जैसे मैंने 200 करा, ये मेरा कितना रह गए? 50 रह गया। और ये डाटा मेरा उड़ गया, क्योंकि यहां पर अब क्या हो गया दोस्त? 0 हो गया। सप्लाई हो गई। नॉर्थ साइड कौन सी है इस पूरे टेबल की? याली है ना। अब इस पूरे जो बची हुई टेबल है उसकी नॉर्थ साइड कौन सी है? याली। तो 50 से 350 करना है, तो मैक्सिमम कितने कर सकता हूँ? 50 ही कर पाऊंगा। ये मेरा 0 हो गया और मुझे यहाँ पे मिल गया 250। तो अब यहाँ पर ये कट जाएगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, समझ है ना? ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। 350 है, तो अब लेफ्ट नॉर्थ अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है इस पूरे डब्बे में? ये है। तो मैं कितनी ज्यादा कर सकता हूँ? 350 कर सकता है, पर इसको 250 ही चाहिए, तो 250 कर देते हैं। और 250 करते ही क्या हो गया? 0। और ये हो गया 100, बच गया। और यहाँ से ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। जहां 0 वो पार्ट खत्म हो गया। अब इसका लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है? अपर लेफ्ट ये है। तो कितनी मैं कर सकता हूँ? 350 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैं 100 ही कर पाऊंगा। और यहाँ बच जाएगा 250 और यहाँ हो जाएगा 0। 0 हो गया, तो ये और ये कैंसिल, खत्म। अब बच्चे 400। 400 में से आप इसको 250 दे दो
और जो बच जाएगा वो इसको दे देना 150, 150 250 कितना हो जाएगा 0। ये हो गया आपके पास एलोकेशन। एलोकेशन कर दिया कि कौन सी फैक्ट्री किस उसमें जाएगी, ए पे कितना जाएगा, बी पे कितना जाएगा, सी पे शोरूम पे और डी शोरूम पे कितने कितने यूनिट जाएगी। तो अगर मैं इससे टोटल कॉस्ट निकालता हूं तो वो टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी या नहीं होगी वो अभी नहीं डिसाइड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट अभी नहीं निकालना यहाँ पर। स्टेप नंबर 2 करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता था पिछली से पिछली क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालना सिखाया था आपको, पर टोटल कॉस्ट अभी मत निकालना, पहले टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी करो। क्या पता हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल ले पर वो ऑप्टिमिलिटी अभी, जैसा अगर इधर इसका ऑप्टिमम जब हम टेस्ट करेंगे, अगर उसका डेल्टा आईजे का अगर हम ऑल एलिमेंट अगर पॉजिटिव आ जाता था तो ये जो फिजिबल सोल्यूशन है ये बेस्ट है ना। यही तो बताया था कि अगर डेल्टा का जो सारे एलिमेंट अगर वो पॉजिटिव आ जाते तो ये फिजिबल सोल्यूशन क्या है, बेस्ट है। अगर डेल्टा का नेगेटिव आ गया तो फिजिकल सोल्यूशन, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए बेस्ट नहीं है। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं निकालेंगे, पहले ऑप्टिमलिटी करेंगे। वहां तो मैंने जस्ट ऐसे सिखा दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आओ सर, तो ऑप्टिमलिटी निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ रो कितनी है जिसको मैंने एम से डिनोट करा था, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जिसको मैंने एन से डिनोट करा है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है जी, नंबर ऑफ रो आपके पास 3 रो है और 4 कॉलम है। एलोकेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 है। क्यों, एलोकेशन कितने मैंने एलोकेट करा है देखना, 1 2 3 4 5 6 को एलोकेट करा मैंने, तो मेरा 6 आया। और m कितना है मेरा रो 3 प्लस 4 माइनस 1, तो ये आ गया 6 बराबर 6। याद आ रहा है कुछ ऐसी करा था, 6 बराबर 6 आया, तो मतलब हमें अब सोल्यूशन नॉन डी जनरेट है, हमें सोल्यूशन डी जनरेट नहीं करना। ठीक है, ये हमारा नॉन डी जनरेट है। लिखते हैं यहां पर द सोल्यूशन इज नॉन डी जनरेट 1। द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेट 1, क्योंकि सोल्यूशन डीजनरेट 1 नहीं है, इसका मतलब होता है क्योंकि, और इसका मतलब होता है इसलिए। क्योंकि सोल्यूशन डीजनरेट 1 नहीं जनरेट करना, मतलब वो जो सोल्यूशन है अगर हमारा एलोकेशन जितना हमने एलोकेट करा है वो इसके बराबर जाए m प्लस n प्लस माइनस 1 के, तो वो डीजनरेट नहीं करना, वो सोल्यूशन बेस्ट है। अब हम दोबारा हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा द्वारा आपको हमेशा यही आएगा नॉन डीजनरेट, बहुत कम होगा कि आपका डीजनरेट है, और जब भी आएगा मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा उसका। अभी नॉन डीजनरेट है तो अभी नॉन डीजनरेट के बारे में समझ ले, इस पर अच्छी स्पीड बना ले, पिकअप करने फिर बाकी बात करेंगे। द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेट 1, देयरफॉर, क्योंकि सोल्यूशन डीजनरेट 1 नहीं है, देखो इसका मतलब होता है क्योंकि, और इसका मतलब होता है इसलिए। इसलिए द सोल्यूशन इज गो फॉर ऑप्टिमल टेस्ट, तो ये सोल्यूशन क्या जाएगा, ऑप्टिमल टेस्ट के लिए जाएगा। गो फॉर ऑप्टिमल टेस्ट, जैसे मर्जी जाओ, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, अपनी यहां पर कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ऑप्टिमल टेस्ट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, स्टेप नंबर 2 करेंगे। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, ऑप्टिमिलिटी का टेस्ट करना है। तो हमें जब हम ऑप्टिमिलिटी का टेस्ट करते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था, तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड, है ना, याद आ रहा है पिछली क्लास, कोई बात नहीं, नहीं याद आ रही, मैं समझा रहा हूं, मैं धीरे धीरे समझा भी रहा हूं। वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड, हो जाता है भूल सकते हैं क्योंकि एक ही बार कर रहा था ट्राई। ठीक है, वो भी पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं। वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड एंड फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर, ये लाइन आपको लिखनी है, एंड फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर, एंड फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए हमें मोदी मेथड अप्लाई करना पड़ता है टू फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर ऑफ ui and vj for which ui plus vj is equal to cij for occupied cell, for occupied cell। ठीक है, अच्छा बनाइए फिर दोबारा बॉक्स। हमें ui प्लस vj निकालना है ऑक्यूपाइड सेल के लिए, तो यह 1 2 3 4, 1, तो ए बी सी डी 1 2 3, क्या क्या था दोस्त,
3 1 7 4, 3 1 7 4, 2 6 5 9, 2 6 5 9, 2 6 5 हो गया, 8 3 3 2, 8 3 3 2। और आप यकीन नहीं मानोगे कि स्टडी मैट में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो अनबैलेंस प्रॉब्लम के हैं। बैलेंस प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ही नहीं स्टडी मैट में, क्योंकि पूछता ही नहीं। ठीक है, तो बैलेंस प्रॉब्लम इसलिए सिखाया जाता है शुरुआत में, क्योंकि अनबैलेंस प्रॉब्लम में हल्का सा एड ऑन करता है, पूरा बैलेंस प्रॉब्लम जैसे ही होता है वो सोल्व। इसलिए बैलेंस प्रॉब्लम की शुरुआत तो मैं दोनों सिखा रहा हूं आपको कि भाई कोई भी आ जाए आप कर लो, बस पेपर मत छोड़ कर आना, अच्छे नंबर चाहिए। 250 250 100, 250 250 100 250 150, 250 250 100 250 150। जो ऑक्यूपाइड सेल है ना दोस्तों, यूआई और वो उसमें निकालते हैं, तो हमें U1 U2 और U3 निकालना है। किसी एक को एज्यूम करना है 0, V1 V2 V3 निकालना है, और V4 किसी एक को एज्यूम करना है। लेट U1 बी द 0 टू फाइंड आउट, let U1 be the 0 to find out the remaining UI and JI, VJ, UI and VJ। तो एक को 0 मानेंगे, तो मैंने U1 को 0 मान लिया। अब U2 U3 किसी को भी 0 मान सकते हैं, मैंने इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 मान लिया। अब मैंने जब 0 माना तो ऑक्यूपाइड में देखेंगे तो 3 - 0 हमें इस पर करना है। CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ, और U आपके पास 0 दे रखा है। CIJ मतलब पहली रो पहला कॉलम का जो ऑक्यूपाइड सेल है वो 3 है, और आपके पास ये VJ निकलेगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो VJ इक्वल टू 3 - 0, तो 3 में से 0 जाएगा, क्या बच जाएगा जी, 3 बच जाएगा। 1 में से 0 जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा। ऐसी, अब ये तो पता नहीं, अब इन दोनों की मदद से ये निकाल दूंगा। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और 5 में से 5 जाएंगे, अब इन दोनों की मदद से ये निकाल दूंगा। 5 में से 5 जाएंगे, क्या बच जाएगा, 0। 3 में से 0 जाएगा, क्या बच जाएगा, 3, और 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये VI UI और VJ निकला। ठीक है, समझ में आया। जो ऑक्यूपाइड सेल है उन्हीं का निकालना है, तो 3 में से 0 जाएंगे, 3 बचेगा। 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। अब 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। 5 में से 5 जाएंगे, 0 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। 2 में से 3 जाएंगे तो -1 बचेगा। देखो गलती पकड़ी गई, अभी गलत हो जाता। 2 में से 3 जाएंगे भाई, इसमें ये आगे होगा, जो अंदर के एलिमेंट है वो आगे होंगे, जो बाहर के एलिमेंट है वो पीछे होंगे। तो 2 में से 3 जाएंगे तो -1 बचेगा, अभी गलत हो जाता सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं फॉर फाइंडिंग डेल्टा IJ we have delta IJ is equal to CIJ minus UI plus VJ for unoccupied cell, for unoccupied cell। तो अनऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हैं, एक तो ये और ये कहां पर है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो डेल्टा पहली रो तीसरा कॉलम, फिर पहली रो चौथा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो यला और चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, फिर तीसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से ये है अनऑक्यूपाइड सेल। अनऑक्यूपाइड सेल में निकालेंगे हम डेल्टा IJ। अगर डेल्टा IJ की एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमको इंप्रूव फिजिबल सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, और आएगी पक्का। देखो पहले 1 3 निकालो। 1 3 का जो हमारे पास CIJ है वो ये रहा, पहली रो और चौथा कॉलम का 4 ये आएगा यहां पर 4 माइनस,
और ये आएगा यू आई, यू मतलब इसका रो का और इसका वी। तो इस वाले में और इस वाले में रोज का, तो इसका ये क्या है 0 और इसका क्या है -1, तो 0 प्लस -1 सॉल्व कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके बाद ये आला, ओहो ये आला था 1 3 सॉरी, और ये 4 -0, ऊपर वाला चेंज करना पड़ेगा, वो मैंने इधर का लिख दिया शायद, चौथे पहली रो तीसरा कॉलम है, तो रो पहली है ठीक है सर पहली रो, और कॉलम तीसरा है, तो 0 और 0, तो 7, 0 प्लस 0, तो ये तो 7 ही आया। और ये 4 -0 -1 क्या होगा -1 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये, तो ये आपके पास 2 है CIJ, और इसका 5 और इसका 3, तो 2 - 5 + 3 क्या आ जाएगा इधर, ये है 9, 9 5 - 1, तो 9 आ जाएगा CIJ, 5 UI है और -1 PJ है। यह 8 3 -3 न +3, 8 3 + 3, और आपके पास 3 और 3 + 1, ये आपके पास 3 है और 3 + 1। अरे समझ में आ रहा है आपको? यार पहले देखो CIJ क्या है मेरा 3 है, और इसका UI कितना है U3 3, और ये +1, इन दोनों को प्लस करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं, CIJ -U3 + V2 प्लस करके इसको माइनस करेंगे, तो वही तो करा है 3 -3 + 1, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा जी -1, 8 - 6 कितना हो जाएगा जी 2, 9 में से 5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 4 में से 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा जी 5, 5 6 7 8, ठीक है 5 6 7 8, 2 में से -8 जाएगा तो क्या बचेगा जी -5, 2 में से -8 जाएंगे तो ये बचेगा -6, क्या बचेगा दोस्त -6। और मुझे बताओ हाईएस्ट नंबर कौन सा है? अब इसमें क्या देखते हैं जी, हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव एलिमेंट, हाईएस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज डेल्टा, क्या है डेल्टा 21, दैट इज -6, फॉर इंप्रूविंग द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फॉर इंप्रूविंग द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इधर लिखेंगे हेयर एलिमेंट ऑफ डेल्टा IJ, हेयर इधर एक लाइन लिखनी है जो मैं भूल गया, हेयर एलिमेंट ऑफ डेल्टा IJ इज नेगेटिव, एलिमेंट ऑफ डेल्टा IJ इज नेगेटिव, so it is not a optimal solution, it is not a optimal solution, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो हेयर जो डेल्टा IJ का जो एलिमेंट है वो नेगेटिव आ गया, इसलिए हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। हाईएस्ट नंबर एलिमेंट जो होगा, फिर हम उसके बाद क्या देखते हैं हाईएस्ट नंबर एलिमेंट, तो ये हमारा हाईएस्ट नंबर एलिमेंट है, नेगेटिव हाईएस्ट नंबर एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट है जो कि नेगेटिव में है, हाईएस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। अब ये कहां पर दिख रहा है भाई डेल्टा 21 में, तो डेल्टा 21 पहले तो मैं इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा यहां पर, ABCD 1 2 3। अच्छा ये बताओ 3 1 7 4 2 6 5 9, 3 1 7 4 2 6 5 9, 8 3 3 2, 8 3 3 2। अब ये क्या आता 250 250 100 250 150, 250 250 100 250 150, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है सर, अब जब ये आ गया तो इसमें आप चेक करेंगे कि हाईएस्ट नेगेटिव नंबर आपके पास क्या है।
तो जो डेल्टा आई जे है वो 2 1 में आ रहा है, मतलब यहाँ पर रो 2 और कॉलम 1, रो 2 और कॉलम 1, तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा दोस्त, यहाँ पर मैं करूंगा प्लस एक्स, अगर ये प्लस एक्स तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स, फिर ये प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो मेरा जो लाइन जा रही है वो यहां से यूं जा रही है, यूं से ही वापसी यहीं पर आ रही है। तो इस तरीके से मेरा ये बॉक्स ये बॉक्स आपको बनाकर आना है दोस्तों पेपर के अंदर। तो ये लाइन यहां से यहाँ जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी और फिर ये वापसी यूं आ जाएगी। तो यहां गई, फिर ये एरो यहां गया, फिर इधर गया, फिर इधर, और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। यहीं से पॉजिटिव एक्स से जाना है, आगे जाऊंगा, अगर यहां नहीं था यहां होता तो यूं करके यूं मोड़ लेता, है ना। यहां जाऊंगा, इधर आऊंगा, इधर आऊंगा, वापसी कुछ नहीं है तो वापसी नहीं मोड़ सकता। तो यही एक तरीका है यहाँ पर, ठीक। तो यहां पर एक तरीका है, तो हम देंगे जो हमारा नेगेटिव है, जो हमारा नेगेटिव एक्स है उसके अंदर जो मिनिमम है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ एक्स इज मिनिमम ऑफ, वैल्यू एक्स इज मिनिमम ऑफ क्या, नेगेटिव एक्स के एलिमेंट। तो 250 और 200, वैल्यू ऑफ एक्स इज मिनिमम ऑफ 200 एंड 250। तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 200। यही करता था, यही करा था दोस्तों कि जो वैल्यू ऑफ एक्स है, जो देखो इधर तो है नहीं, इधर नहीं है एलोकेशन, तो इसको तो छोड़ दो, इधर दोनों में एलोकेशन अपोजिट साइड में। तो 250 और 200 में जो मिनिमम होता है वही हमारी एक्स की वैल्यू मानी जाती है। और उसमें ये माइनस है तो 200 यहां माइनस, ये प्लस है तो 200 प्लस, यहां प्लस है तो 200 प्लस और यहां माइनस है तो 200 माइनस। अब नया एलोकेशन बन जाएगा, इसको बोलेंगे इंप्रूव फिजिबल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, इंप्रूव फिजिबल मैट्रिक्स। आ रहा ना, अब देखो कितनी जल्दी हो गया, फिजिबल, इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन, मैट्रिक्स कह रहा हूं, इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन। अब बनेगा इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन, और कैसे बनेगा फिर दोबारा बनाएंगे। ए बी सी डी 1 2 3। अच्छा ये ध्यान देने, 3 1 7 4 2 6 5 9, 3 1 7 4 2 6 5 9 और 8 3 3 2, 8 3 3 2। मेरी बात ध्यान सुनना, पहले देखो, पहले क्या करेंगे, इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये लिख दिया, लिखने के बाद अब देखो ये 200 को जहां नेगेटिव एक्स है वहां वो माइनस कर देना है, जहां पॉजिटिव एक्स है 200 उसमें एलोकेट कर देना है। तो यहां 200 नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 0, अब इधर एलोकेशन खत्म हो जाएगा। यहां 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250, तो यहां आपके पास आ जाएगा 250। अच्छा नीचे वाले में 250 में से 200 माइनस करेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है तो 200 यहाँ पर माइनस करेंगे तो बच जाएगा 50। और इधर वाले में एक्स है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव एक्स है तो 200 ऐड करेंगे, तो 200 ऐड करेंगे तो यहाँ पर एलोकेशन आ जाएगा। अब जब यहाँ एलोकेशन आ जाएगा बाकी भी डाल दो, 100 250 और 150, तो 250 और 150, ठीक है। अब ये आ गया, अब फिर हम जाके टेस्ट करेंगे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। जब जब आपको एक इंप्रूव बनाओगे, जब जब आप ये इंप्रूव फिजिबिलिटी सोल्यूशन बनाएंगे तब तक आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ द्वारा वही लाइन लिखेंगे, अगेन ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, अगेन ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करो इन अबव टेबल, ऊपर दी गई टेबल में अगेन ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करो, जिससे हमें पता चले कि ये फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ एलोकेशन देखो 1 2 3 4 5 6 हुए और नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर है m + n-1 के, तो नॉन डीजनरेट है ना। तो हमने कहा ये आपके पास u1 हो गया, ये u2 हो गया, ये u3 हो गया, ये आपके पास v1 हो गया, v2 हो गया, v3 हो गया और v4 हो गया। दोस्तों जहां पर आपके मैक्सिमम एलोकेशन है ना वहां पर आप 0 पुट कर दे करो। सर कहां एज्यूम करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप पहली बात तो इन पे एलोकेशन करना, 0 जो एज्यूम करोगे वो u1 u2 या u3 में ही करना, इससे आसान होगा। दूसरा और आसानी करने के लिए क्या करो आप कि जहां पर नंबर ऑफ एलोकेशन जिस रो में ज्यादा है उस रो में को 0 मानो, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा ये एलोकेशन मेरे नंबर ऑफ, अगर आप इसको 0 मानोगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं आंसर गलत नहीं होगा, सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं ये सब कि जहां पर नंबर ऑफ एलोकेशन ज्यादा हो 0 उसको मान लिया करो, ठीक है।
तो ये मैंने इसको जीरो ट्रीट कर लिया, मैंने यहाँ पर लेट लिख लो, लेट लेट करा जीरो इसको। जब ये जीरो करा तो देखो 2 में से 0 जाएंगे तो 2 बचेगा, सिंपल हो गया ना। 6 में से 0 जाएंगे तो 6 बचेगा, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक, अब वापसी ऊपर जाएंगे तो इसको मैं दूसरे पेन से करता हूं। 2 में से 0 2 बचेगा, 6 में से 0 6 बचेगा, 5 में से 0 5 बचेगा। अब देखो 5 में से 0 जाएंगे 5 बचेगा, 5 ये आ गया इधर, तो 3 माइनस 5, गलती मत करना, 5 माइनस 3 मत करना, 3 माइनस 5 ये जाएगा -2। इन दोनों की मदद से ये निकाल सकता हूं, इन दोनों की मदद से ये निकाल सकता हूं, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा -5। अच्छा, अब इन दोनों की मदद से ये निकाल सकता हूं, कैसे? 2 माइनस -2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। Cij कैसा बनता है? ui प्लस vj। ui कितना है मेरा? 2, ठीक है, -2, और vj कितना है मेरा? 2। तो 2 और 2 आपके पास कितना आ जाएगा सर? नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला Cij इज इक्वल टू vi ui प्लस vj। ठीक है, Cij मुझे दे रखा है 2, ui में दे रखा -2, ये मेरे को निकालना है vj। इसको तो भेजेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसलिए मैंने कहा 2 माइनस -2, तो माइनस क्या हो, प्लस 2 प्लस 2 4 आ गया। और इस तरीके से आपका ये ui और vj आपका सेटिस्फाई हो गया। अब हम निकालेंगे डेल्टा। अब देखो एक ही बार लिखने के बाद जब आप ये चीज एक बार लिख देते हो, जैसे ये वाली चीज टू फॉर फाइंडिंग डेल्टा, ये लेट करना, ये इतना बड़ी लाइन लिखना, ये सब ये बार बार नहीं लिखते, ये पहली बार लिख देते हैं, दूसरी बार हम लिखते हैं अगेन ऑप्टिमली टेस्ट करेंगे और वो चीज दोबारा उतार रहे हैं, वैसे उतार रहे हैं, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें डायरेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर। पहली बार लिख देना ui प्लस vj, ये आप क्या फॉर्मूला होता है? इसमें हम नॉन ऑक्यूपाइड सेल के अंदर करते हैं। ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल क्या है? एक तो ये रहा रो, पहली रो पहला कॉलम डेल्टा 1 1, दूसरा पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम और पहली रो चौथा कॉलम। इसके बाद ये पूरा हो गया, दूसरी रो चौथा कॉलम 9, 9 कहां पर है? दूसरी रो चौथा कॉलम में 9 है। इसके बाद तीसरी रो है और पहला कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम में नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, तीसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम। ये आपके पास आ गया नॉन ऑक्यूपाइड सेल, और नॉन ऑक्यूपाइड सेल में निकालेंगे डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी जे। सीजे क्या होगा? एलिमेंट, पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3 माइनस, और उसी का ui और उसी का vj क्या है? ui क्या है? -5 और ये +2, -5 + 2। पहले लिख लिया करो, डायरेक्ट सॉल्व मत करना, कब बहुत बड़ी गलती होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट की गलती होती है, मेरे से भी काफी बार गलती हो जाती है सॉल्व करते करते। इसको ना पहले लिख लिया करो, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करा करो, फिर सॉल्व कर लेना बाद में। ठीक, डेल्टा रो 1 तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये रहा, तो 7 एलिमेंट है और -5 + 5, 7 एलिमेंट है, -5 + 5, ui क्या है? -5 और vj क्या है? +5। फिर ये वाला 4, इसका पहली रो चौथा कॉलम का एलिमेंट 4 है, -5 और +4, -5 + 4, 2 4, 2 4 मतलब दूसरी रो चौथा कॉलम 9 एलिमेंट और 0 + 4, 9 मैंने यहां डाल दिया Cij, ui मेरा 0 है और vj 4 है। आ रहा समझ में? मैं करे जा रहा हूं सर, समझ में आ रहा है? देखते रहो, देखो आप अगर साथ साथ उतारोगे तो समझ नहीं आएगा, फिर आप घूम जाओगे कि यार करा कैसे। ठीक है, कृपया करके देखते रहिए साथ साथ। तीसरी रो पहला कॉलम 8, 8 -2 + 2, ये मेरा 8 आ गया, -2 + 2, और तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 -2 + 6, 3 -2 + 6। अब इसको सॉल्व कर लो, और अगर नेगेटिव आया तो आप फिर दोबारा इंप्रूव करोगे। देखो -5 + 2 तो कितना आया? -3, और -3 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3, 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व मत करना, कृपया करके ये उतार लेना ऐसा, फिर आराम से सॉल्व करना। -5 + 5 0 हो गया, 7 - 0 7 ही आता है, पॉजिटिव आ रहा है। -5 और +4, माइनस का 1, -1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 9। तो 9 में से 4 जाएंगे, कितना बच जाएगा जी? 5 बच जाएगा। और आप क्या -2 0 हो जाएगा, 8 में 0 जाएंगे 8 बच जाएगा, बस इधर नेगेटिव आ गया एक। 3 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्त? 6 में से 2 जाएंगे तो आपका 4 बचेगा, और 3 में से -4 जाएंगे तो -5 बचेगा। तो हाईएस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ये रहा, ये हाईएस्ट नेगेटिव एलिमेंट। तो क्योंकि हेंस एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे,
एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे इज नेगेटिव, डेल्टा आई जे के एलिमेंट क्या आ गया नेगेटिव, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उससे नीचे क्या लाइन लिखी थी मैंने, हाईएस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज दिस फॉर इंप्रूविंग द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारी हाईएस्ट नेगेटिव एलिमेंट कहां पर आ रहा है, डेल्टा 3 -1 डेल्टा 3 2 में आ रहा है, जो कि -1 है। हाईएस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज दिस फॉर कैलकुलेट इंप्रूव बेसिक सोल्यूशन, इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन। इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें हाईएस्ट नेगेटिव चाहिए। अब मैं दोबारा बॉक्स बनाऊंगा दोस्तों। ये हो गया ए बी सी डी 1 2 3। पहले तुम ऊपर के नंबर डाल देता हूं दोस्त। क्या आएगा जी, 3 1 7 4 2 6 5 9, 3 1 7 4 2 1 5 9, 3 1 7 4 3 1 7 4 2 6 5 9 है, 2 6 5 9। उसके बाद 8 3 3 2 होगा, 8 3 3 2, 8 3 3 2। अब यहां पर एलोकेशन करो, जो ऊपर के थे डाल दो, 250 200 50 100, 250 200 50 100, फिर 250 150, 250 और 150। मुझे बताना हाईएस्ट फिजिबल नंबर, हाईएस्ट नेगेटिव नंबर कहां रहा है, डेल्टा 3 2 में। तो डेल्टा 3 2 ये रहा, रो 3 कॉलम 2, तो यहां पर आपके पास क्या करेंगे जी, प्लस x करेंगे। अब यहां से जाएंगे और यहीं आना है, तो यहां से मैं आगे गया और कोई नंबर नहीं है तो अटक गया, यहां से मैं यहां जाऊंगा, साफ दिख रहा है आपको कि ये लाइन जा रही है ना, दिख रहा है ना आपको साफ। तो यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए और यहां से यहां, तो ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया, ये फिर पॉजिटिव एक्स हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया। अब वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम, 250 और 50 का, 50 और 250 का मिनिमम, जो माइनस में अपोज, क्योंकि इन दोनों में है नहीं तो इन दोनों में देखते हैं हमेशा माइनस में, इसको जो मिनिमम। तो एस की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, एस की वैल्यू आपके पास आ गई 50। जब एस की वैल्यू 50 आ गई तो अब आपको करना है, जहां 50 नेगेटिव है तो 50 वहां पर नेगेटिव कर देना है, जहां ऐड है एक्स तो वहां ऐड कर देना है 50 को, और फिर दोबारा बनाना है इंप्रूव बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब आपका बनेगा इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन। क्या बनेगा दोस्त, इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन। ठीक, देखो बड़ा क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये ना ज्यादा नंबर के आते हैं। आप क्या सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन क्या 2 नंबर में 3 नंबर में आएगा, सर 10 से 15 नंबर के बीच में क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, अगर पेपर में आता है तो, और आने के बहुत चांसेस रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। तो कृपया करके इसको ध्यान समझिए, और जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आएगा। जहां आपने प्रैक्टिस को छोड़ दिया इसका, मतलब एक हफ्ते में अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो कम से कम एक हफ्ते में एक बार इसके 1-2 क्वेश्चन कर लो, अनबैलेंस और बैलेंस दोनों मिलाकर, तो आपको दिमाग में बने रहेगा कि हाँ इस तरीके से होता है। अगर आपने हफ्ते में एक बार इसके क्वेश्चन नहीं करे तो कसम से भूल जाओगे आप सच में, और दोबारा याद भी नहीं आएगा। वो तो भला है कि मैंने हर एक चीज हिंदी में लिख दी है, कि अगर आप दोबारा पढ़ते भी हो, भूल जाते हो, दोबारा पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। अदरवाइज अगर स्टेप स्टेप ऐसे बोलते ना, हवा में बोल देता, तो आपको क्लास देखनी पड़ती दोबारा। ठीक, और क्लास देखने का मन दोबारा नहीं करता एक बार देखने के बाद, इसलिए हिंदी में लिखने का फायदा होता है। इसलिए मैं पहले क्लास में टाइम लगा देता हूँ हिंदी में लिख लिख कर। पिछली क्लास में कितना टाइम लग गया था, जबकि क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी खत्म हो गया। अब पिछली बार तो दूसरा मैंने करा नहीं था, वहीं छोड़ दिया था कि मैंने कहा था भाई क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है। इस बार तो दूसरा कर रहा हूं तब भी कम टाइम लग रहा है आपके पास। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। 3 1 7 4 2 6 5 9, 3 1 7 4 2 6 5 9 8 3 3 2। अब करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको तो कुछ नहीं है, 250 डाल दो, 200 इधर डाल दो आराम से। पहले तो यहां 250 डाल दो
और यहाँ 200, ये तो लाइन में आया ही नहीं, ठीक है। अभी लाइन में नहीं आया तो ये बचे। अब 50 यहां पर माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 50 यहां पर ऐड करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास अब 150 आ गया, ठीक है। 50 यहां पर ऐड करा जाएगा और यहां माइनस करा जाएगा, तो 50 यहां पर ऐड हो जाएगा और 50 यहां पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और ये आपके पास वही 150 बचा। अभी भी देख लो 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, जो कि m प्लस n माइनस 1 के बराबर है। ये हर बार देखना है आपको, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब मैं फिर दोबारा टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी करूंगा, और अगर टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी में अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो इन बेसिस पर मैं अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल दूंगा, और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि तीनों चीज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस वाले में सबसे कम आएगी। पहले चेक करता हूं। चेक करने के लिए अगेन ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करेंगे, लेते अगेन ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, और जब तक करते जाएंगे जब तक डेल्टा आई जे पॉजिटिव ना आ जाए। U1, U2 और U3। अब मैंने कहा था वहां उस U इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें हायर रो में हायर एलोकेशन हो रहा है, मतलब इस वाले में, इसको 0 मान लेना आप, ठीक है। ये कोई ऐसी में ये अगर आपने मान लो गलती से आपने उसको 0 मान लिया, इसको मान लिया, तब भी आंसर बराबर आएगा, इसको मान लिया तब भी आंसर बराबर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मानने से सिंप्लिसिटी होती है, इन दोनों को इजीली आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, बस और कुछ नहीं है। तो मैंने इसको लेट कर लिया 0, यहां पर लिख दोगे लेट बहुत है, समझ जाएगा एग्जामिनर। तो 3 में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा 3, 3 में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा 3, 2 में से 0 जाएंगे क्या बचेगा 2। अब इन दोनों की मदद से तो ये निकाल दूंगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। इन दोनों की मदद से ये निकाल दूंगा, तो 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 2, और इन दोनों की मदद से 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, ये निकाल देंगे। आ रहा समझ में? ये तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछ लेना, कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए पर्टिकुलर इस पे समझाने के लिए, मैंने समझाया बहुत अच्छे से, मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छे समझाया, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन करना है इसी के साथ, मुझे आपको वाला मेथड भी सिखाना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। चलो जल्दी से देखेंगे। लीस्ट कॉस्ट मेथड में पहला स्टेप अलग होगा, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए कराऊंगा आपको मैं। देखो सर, ये आ गया आपके पास, डेल्टा आईजे निकालेंगे, डेल्टा आईजे इज इक्वल टू सी आईजे। एक बार फॉर्मूला जरूर लिखे हैं आप, यू आई प्लस वीजे, और फॉर नॉन एलोकेशन सेल या अनएलोकेटेड सेल या 3, तो 3 क्या है, रो 1 कॉलम 1, पहली रो पहला कॉलम, दूसरा पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। आगे दूसरी रो दूसरा कॉलम है ना, ये 6 है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम है, और दूसरी रो चौथा कॉलम है, दूसरी रो दूसरा कॉलम और दूसरी रो चौथा कॉलम। अगला वाले में आएंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, बस इसमें यही है, तीसरी रो पहला कॉलम। छह एलोकेशन है तो 6 डेल्टा बचेंगे, 6 एलोकेशन है तो 6 बच जाएंगे। देखो पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट है 3, इसका -2 और +0, तो ये आएगा 3 माइनस, इधर आ जाएगा ui की वैल्यू -3 और ये +0। ui की वैल्यू क्या है दोस्तों, u1 की वैल्यू -2, सॉरी 3 नहीं है -2 है, -2 और इसकी क्या है 0, ये आ गया, इसका देख लेंगे आंसर। ऐसे इसका 7 इसका एलिमेंट है, -2 और इसका 3, तो 7 इज इक्वल टू -2 + 3, ये आ जाएगा। ऐसे 4 माइनस ब्रैकेट में -2 और +2, तो 4 इसका एलिमेंट है, ये तो माइनस एज इट इज आएगा, इस u1 की वैल्यू -2 और ये +2। अब इधर आ जाओ, 6 इसका एलिमेंट है 2 + 3, -2 + 3, 2 4, 2 4 मतलब पहली दूसरा रो तो 9, 2 + 2, ठीक है, 9 यहां आ जाएगा -2 + 2। अब ये 8 0 + 0, 8 -0 + 0। अब मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हमका आंसर है। देखो 3 -2 क्या हो जाएगा +2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, 7 में से 1 जाएंगे तो 6 बचेगा। सॉल्व करना आता है ना इसको, 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, 7 में से 1 जाएंगे तो 6, 4 -2 + 0 0 हो गया, 4 में से 0 जाएंगे 4 बचेगा, 2 और 3 कितना हो गया 5, 6 में से 5 जाएंगे 1 बचेगा, 2 और 2 कितना हो गया 4, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा, 8 में से 0 जाएंगे तो 8 बचेगा। आप चेक कर लो, सारे के सारे पॉजिटिव है। ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा आईजे
इज नॉन नेगेटिव, या आप इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव, जो मर्जी बोलना है वो बोल लो, पॉजिटिव, सो इट इंडिकेट दैट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक नहीं, इंप्रूव जो हमने करा, इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन, इंप्रूव फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, इससे अब कम और नहीं हो सकता, ऑप्टिमल है, यही आखिरी कॉस्ट होगी, इससे कम नहीं होगा। तो देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल ले, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे, देखो इसका ये बता दूं एक बार, आजा भाई नीचे, ये था ए बी सी डी शोरूम, ये 1 2 3 फैक्ट्री थी। अब देखो क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक तो 250 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, प्लस 250 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, याला 200 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 200 यूनिट भेज रहा हूं और हर एक यूनिट भेजने पे 2 रुपए लगते हैं, ये मतलब है इसका, है ना। इसका मतलब 150 इंटू 5, 150 इंटू 5 प्लस ये कितना है जी, 50 इंटू 3, 200 इंटू 3, 150 इंटू 2, 50 इंटू 3, 200 इंटू 3, 150 इंटू 2, 3 3 2। सॉल्व करो जी इसको। पहले तो आया 250 मल्टीप्लाई बाय 1 250, दूसरा 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 5 750, 15 150, 3 दूनी 6 600 और प्लस 300, 250 प्लस 400 प्लस 750 प्लस 150 और प्लस 600 प्लस 300, यह आ गया 2450, और दैट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे ज्यादा कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो ही नहीं सकती। अगर आप इस तरीके से भेजोगे कि आपने पहले बी को 250 यूनिट पकड़ा दी, फैक्ट्री 1 ने बी को 250 यूनिट दी, फैक्ट्री 2 ने ए को 200 यूनिट दी, फैक्ट्री 2 ने 150 सी को दी, फैक्ट्री, देख लो आप इधर चेक करो, ए को कितनी यूनिट मिली है टोटल, देखो इधर ध्यान देना, ए को टोटल 200 यूनिट मिली है, देख रहे हो आप, ए को सिर्फ पूरे कॉलम में 200 यूनिट मिली है, बी को कितनी मिली है 250 और 50 300, जो फैक्ट्री 1 और इसने दी है। तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, फैक्ट्री 1 ने ए को 200 यूनिट दी, फैक्ट्री 1 ने बी को 250 यूनिट दी, फैक्ट्री 1 ने बी को 250 यूनिट दी, और फैक्ट्री, और देखना बी को किसने मिली है, फैक्ट्री 3 ने बी को 50 यूनिट दी, तो बी को टोटल कितनी यूनिट मिली 300। क्लियर है, बी को डिमांड कितनी थी, बी की डिमांड थी 300 यूनिट की, बी को 300 मिल गई, जो फैक्ट्री 1 ने 250 दिया, फैक्ट्री 3 ने 50 दी। ऐसी फैक्ट्री 2 ने ए को 200 यूनिट दी, जितनी उसकी डिमांड थी, उसकी डिमांड 200 यूनिट की थी, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। कहीं आप सोचो भाई ऐसे ऐसे घुमाने से हमारी डिमांड तो कम नहीं होगी। सी को फैक्ट्री 2 ने दिया और फैक्ट्री 3 ने 150 और 200 350, तो फैक्ट्री 2 ने सी को दिया और फैक्ट्री 2 ने सी को दिया, फैक्ट्री 2 ने, और फैक्ट्री 3 ने दिया सी को, कितनी दी 150 इसने दी और 200 इसने दी, टोटल 350 दी। ऐसी फैक्ट्री 3 ने डी को 150 यूनिट दी, फैक्ट्री 3 ने डी को 150 यूनिट दी, जो इसकी डिमांड थी 150। अब चेक करना, क्वेश्चन देखो, डिमांड देखना सिर्फ, ए की बी की डिमांड, ये ए की डिमांड है, ये सी की है और ये डी की है। क्या है, ए की 200, 300, 350 और 150। क्वेश्चन कहां है, देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है। 200, 300, 350, 150 पूरी डिमांड कंप्लीट कर दी है, उनके वो खत्म हो गए। क्लियर है, नहीं है, क्लियर है। मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं आपको, जो हमने पैसा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला था ना ऑप्टिमलिटी से पहले, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना एक बार, मैं यहां निकालता हूं, सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालता हूं, जल्दी जल्दी करेंगे। 200 इंटू 3 कितना आ जाएगा जी
3 दूनी 6, 600 प्लस 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा जी 50 प्लस 250 इंटू 6, 250 इंटू 6 कितना आ जाएगा जी 1500 प्लस 100 इंटू 5 कितना आ जाएगा जी 500 प्लस 250 इंटू 3 कितना आ जाएगा जी 750 प्लस और 150 इंटू 3 कितना आ जाएगा 300। सो प्लस करना जी। ये वो था जब मैंने पहली बार बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकाला था, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई, हमने कहा जी 600 प्लस 50 प्लस 1500 प्लस 500 और प्लस 750 और प्लस 300, ये आ गया 3700। तो हमारी आई 3700। क्या इससे और कम हो सकती थी, हमने कहा हो सकती थी। कैसे पता लगाया, हमने कहा ऑप्टिमली टेस्ट करा, ऑप्टिमली टेस्ट करने के बाद हमने कहा डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, अगर नेगेटिव में आ रही है तो उसका मतलब और इंप्रूव हो सकता है और 3700 से और कॉस्ट कम आ सकती है। हमने इंप्रूवमेंट करी और इंप्रूवमेंट करने के बाद हमने हमारा एलोट का कुछ इस तरीके से हुआ, ये रहा, इस तरीके से एलोकेशन हुआ। अब एलोकेशन जब इस तरीके से हुआ फिर हमने कहा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताओ कितनी है, तो मैंने कहा भाई 250 मल्टीप्लाई 1 कितना आया 250 प्लस मैंने कहा बताओ 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 400 प्लस मैंने कहा बताओ 50 मल्टीप्लाई बाय कितना आया 6, मैंने कहा 6 पंजे 30 300, मैंने कहा 100 इंटू 5 कितना हो गया 500 प्लस मैंने कहा बताओ 250 इंटू 3 कितना हो गया 750, 750 मैंने कहा बताओ 150 इंटू कितने हो 300 हो गया। तो मैंने इस तरीके से जब मैंने इंप्रूव निकाला तो फिर मैं इंप्रूव निकालने के बाद जिसमें डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आई और फिर मैंने इंप्रूव में गया, इंप्रूव गया तो मेरी एलोकेशन कुछ इस तरीके से बनी, इंप्रूव फिजिबल बेस सॉल्यूशन इस तरीके से। इससे मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई, इससे मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 250 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 750 और प्लस 300, यह आई मेरी इससे 2500। इंप्रूव करने से मेरी क्या आई 2500 आई, इंप्रूव करने से मेरी क्या आई दोस्तों 2500 आई, ठीक है। इंप्रूव करने से मेरी 2500 आई और जब मैंने और डेल्टा निकाली तो मुझे दिखा एक और हाईएस्ट वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, इससे मैंने और इंप्रूव करा और जब और इंप्रूव करा तो मेरी जो कॉस्ट आई वो कितनी है जरा देखना 2450। तो जब पहली बार फर्स्ट टाइम जो मैंने सोल्यूशन निकाला, फर्स्ट टाइम जो फिजिबल सोल्यूशन निकाला, फिजिबल सोल्यूशन जब मैंने फर्स्ट टाइम निकाला था तो मेरी कॉस्ट आई 3700 और मैंने जब टेस्ट करा तो उसमें मेरी जो डेल्टा की वैल्यू हो नेगेटिव निकली, तो मैंने कहा और इंप्रूव करते हैं और जब मैंने सेकंड टाइम इंप्रूव करके फिजिबल सॉल्यूशन निकाला तो उससे मेरी कॉस्ट आई 2500। फिर मैंने देखा कि टेस्ट ऑफ रिपेंडिंग करते हैं, फिर मेरी आई लिखी आई नेगेटिव आई और जब नेगेटिव आई तो मैंने थर्ड बार इंप्रूव करा तो उससे मेरी कॉस्ट आई 2450 और इसके बाद जब मैंने टेस्ट करा, इधर जब मैंने टेस्ट करा तो टेस्ट में मेरा ऑप्टिमल निकला, मतलब अब इससे कम कॉस्ट नहीं हो सकती, यही सबसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। यही दिखाना चाहता था मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवाकर। देख रहा हूं पिछली क्लास में कहा था कि यहां रोका था मैंने, फिर मैंने कहा था और इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करा और कमाई और इंप्रूव करा और कमाई और एंड में मैंने आपको दिखाया कि सभी डिपार्टमेंट में, सभी सेल्स शोरूम में, सभी फैक्ट्री से सप्लाई इक्वली गया, जितनी उनकी डिमांड थी उतनी पूरी भी हुई और कॉस्ट कम से कम भी आ गई। दैट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यह है एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। और दोस्तों जब मैं आपको नेक्स्ट मेथड कराऊंगा तो वहां देखना नेक्स्ट मेथड में क्या होता है। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब हमारा नेक्स्ट मेथड चालू हो रहा है, ठीक है। मेथड नंबर लीस्ट कॉस्ट मेथड। सेम प्रोसीजर है, पहला स्टेप ही तो चेंज होता है, बाकी के सारे स्टेप एज इट इज वैसी है, बाकी के सारे स्टेप एज इट इज वैसी है। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा लिखना चाहूंगा। ये क्वेश्चन खत्म करेंगे आज की क्लास और जो वोल्गर वाला है ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और जब मेरे तीनों खत्म हो जाएंगे तो समझ लेना मेरा बैलेंस्ड प्रॉब्लम खत्म हो गया, उसके बाद अब कोई भी कौन सा बैलेंस प्रॉब्लम नहीं बचा। 3 मेथड हमारी बुक में दे रखे हैं, वैसे तो हमारी बुक के जो स्टडी मैट में क्वेश्चन कराया है वो एक ही मेथड से कराया गया है, पर मैं आपको तीनों मेथड सिखा रहा हूं कि अगर पेपर में, क्योंकि बुक के अंदर है और बुक के अंदर हमेशा मेथड नंबर 3 पूछा जाता है, वोल्गर अप्रोक्सीमेशन मेथड, और अगर ये पूछ लिया तो आपको आना चाहिए किस तरीके से। बस पहला स्टेप ही तो चेंज है, बाकी सब तो वही है, तो मुझे बस पहला स्टेप ही तो चेंज करना है, ABCD और 1 2 3, मुझे बस पहला स्टेप ही तो ही चेंज करना है। फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का लीस्ट कॉस्ट मेथड मन लगे, उसके बाद सारा कुछ वही स्टेप है, ठीक है। जरा कर देखना क्वेश्चन मेरा, देखते हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन की फोटो लूंगा, फोटो ले ली दोस्तों। आगे अब मैं क्वेश्चन की फोटो लिखता हूं, इससे क्या होगा, बार मुझे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। देखना यहां मेरा 3 था, अब पीछे से देख सकते हैं 3 1 7 4 2 6 5 9 8 3 3 2। अभी जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया ना, जैसे ऊपर अभी जो मैंने जिससे मैंने करा नॉर्थन एंड
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जो मैंने अभी जिस तरीके से प्रोसीजर से कराया ना, उसी प्रोसीजर से आपको पेपर में उतारना है और हर क्वेश्चन उसी प्रोसीजर से करने हैं, वही बातें लिखनी है। ये मेरी सप्लाई है। तो यार सप्लाई क्या थी इसकी, ऊपर से देखना पड़ेगा। सप्लाई थी 250, 350, 400, 200, 300, 350, 150। देख लो कितना पर करना पड़ रहा है। 250, 350, 400, 200, ये डिमांड हो गई इनकी। 200, 250, 350, 150। चेक करें एक बार। दो सौ, 300, 350, 150 है। 200, 300। दो सौ, 300 है ये। और बैलेंस प्रॉब्लम होगा तो हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे जी टोटल डिमांड, थोड़ा नीचे देकर लिखना, दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस प्रॉब्लम, दिस इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम बिकॉज टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल है। 200 प्लस 300 प्लस 350 और प्लस 150 तो है पूरा। तो बैलेंस प्रॉब्लम है, तो बैलेंस प्रॉब्लम है तो दोस्तों बैलेंस प्रॉब्लम में इसलिए कहा क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल है। अब लीस्ट कॉस्ट, अब दोस्तों लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड कहता है कि आप उस तरीके से अलॉट करो जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम है। मतलब ये नीचे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है, इसमें सबसे कम जो कि वहां से एलोकेशन करना चालू करो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कम है इसकी 1, ये 250 यूनिट सप्लाई कर सकता है, इसको 300 चाहिए तो 250 तो कर ही दो। जब इसने 250 यूनिट सप्लाई करी तो यहां पर इसकी सप्लाई 0 हो गई और ये इसको 3 मिलेगी तो बच गई 50, 50 बच गई। तो यहां से अब ये, ओ ये नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 0 हो गया। अगली नेक्स्ट मिनिमम यूनिट कौन सी है, ये रही सर 2, ये 2 कोई से में डाल दो, मैंने चलो इसमें डाल दिया। जब मैंने इस पर डाला तो यहाँ पर मैंने 200 यूनिट देनी है, 350 है तो मैंने यहाँ से 200 यूनिट दे दी। जब मैंने यहाँ 200 यूनिट दी तो यहाँ बच गया 0 और यहाँ बच गई 150 यूनिट, यहाँ 150 यूनिट बच गई। तो अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया जहां 0 हो गया। अब इन सबसे मिनिमम क्या है, ये है जी लास्ट वाला इधर। तो इधर मैंने यहाँ पर दे दी 400 यूनिट है, 150 देनी है तो मैंने 150 दे दी। जब मैंने 150 दी तो ये हो गया 0 और यहाँ 150, 400 में से 150 गए तो कितना बच गया 250, तो यहाँ 250 यूनिट बच गई और यहाँ से ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, इसमें सबसे मिनिमम है सर, ये बोल लो ये बोल लो, बात एक ही है। चलो मैं ये ले लेता हूँ। जब मैंने ये लिया तो यहाँ पर 250 यूनिट है, यहाँ 85 देनी है, मैंने कहा चलो 50 दे देते हैं। तो अब ये हो गया 0 और यहाँ बच गया सिर्फ 200। जब 200 बच गया तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचे ये 2 और ये 2 बचे हैं तो अब बांट दो। सर 150 यूनिट ये दे सकता है, ठीक है सर 150 इसने दे दी। इधर कितनी बच गई 200, 200 इसने दे दी तो इधर कितनी बच गई 0 और ये खत्म हुआ इस तरीके से। तो अब आप जब ये करते हो तो उसके बाद आप क्या कहते हो, इसके बाद आप कहते हो कि नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल बराबर होने चाहिए m प्लस n माइनस 1 के। तो एलोकेटेड सेल मेरे पे 6 है, रो मेरे पे है 3, कॉलम मेरे पे है 4 माइनस 1, 6 बराबर 6। इसका मतलब ये है कि ये हमें जो एलोकेटेड सेल है वो बिल्कुल बराबर आ गया m प्लस n माइनस 1 के। इससे मतलब हमें डीजनरेट नहीं करना पड़ेगा, इसको दोबारा सही तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेस्ट है। तो क्योंकि द सोल्यूशन इज, क्योंकि होता है ना इसको, द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेटेड, क्योंकि द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेटेड वन, इसलिए बिकॉज इसलिए अगर डीजनरेटेड होता, नॉन डीजनरेटेड इसका मतलब हमें दोबारा डीजनरेट नहीं करना, हमारे को वाला ऊपर वाला बेसिक सोल्यूशन है उसको दोबारा से डीजनरेट नहीं करना।
ऐसा आएगा तो जरूर कराऊंगा, अभी नॉन डिजिट के उसके अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इसका डिस्कस करेंगे। अच्छा, द सोल्यूशन इज नॉन डिजनरेटेड वन, तो वी हैव टू टेस्ट फॉर ऑप्टिमिलिटी, तो हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए जाना है। वी हैव टू टेस्ट फॉर ऑप्टिमिलिटी। अगर नॉन डीजनरेटेड तो हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अगर डीजनरेटेड तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे। अगर डीजनरेटेड नॉन डीजनरेट है, बराबर आ जाता है, तो हम टेस्ट अगला स्टेप पे जाएंगे और अगला स्टेप हमारा है ऑप्टिमिलिटी का। ये डीजनरेसी कैसे हटाते हैं जी? अगर मान लो डीजनरेट आ गया तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे और नॉन डीजनरेट कैसे बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट भी सिखाना है। और ये कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर ही है। ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट कहां पर आता है? अनबैलेंस प्रॉब्लम के अंदर। तो मैं आपको वहां दिखाऊंगा कि कैसे अनबैलेंस प्रॉब्लम के अंदर ये आता है। अभी बैलेंस के अंदर नहीं आएगा ये, ठीक है। तो नॉन डीजनरेट है तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अगर डीजनरेट आ गया, मान लो यहां पर 5 आया और यहां 6 आ गया, तो इस केस के अंदर हमें इसको नॉन डीजनरेट में बनाना पड़ेगा, डीजनरेसी रिमूव करनी पड़ेगी। और उसको रिमूव किस तरीके से करते हैं वो हमारा जब क्वेश्चन आएगा हम तब उसको सीखेंगे, और बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अभी बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अभी नॉन डीजनरेट और नेक्स्ट स्टेप करना है, हमें ये पता है। अगर नॉन डीजनरेट आया तो हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, अगर ये दोनों बराबर आया तो हम टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी करेंगे, नहीं बराबर आया तब क्या करना है, बात की बात है। बराबर आ गया, आगे बढ़ो, ठीक। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? सबसे पहले तो वही चीज दोबारा उतारो। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मेरा है ABCD 1 2 3, डालते हैं इसके अंदर। यह है 3 1 7 4, 3 1 7 4, 2 6 5 9 8 3 3 2, 2 6 5 9 8 3 3 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो लाइन आप लिख लीजिएगा कि हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना है, और हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए मोदी मेथड फॉलो करना है, जो है CI इज इक्वल टू UI प्लस VJ। ये है मोदी मेथड। मोदी मेथड से हम टेस्ट करते हैं ऑप्टिमिलिटी, ठीक। तो यहां मैं लिख देता हूं UI एक मिनट दीजिए सर। ठीक है, अब यहां हम निकालेंगे U1 U2 U3 V1 V2 V3 और V4। पहले मैं इसमें वो एलोकेशन कर दूं जो ऊपर है, 250 200 150, 250 200 150, 250 200 150, 50 200 150, 50 200 150। सर सबसे ज्यादा अलॉटमेंट बताओ किसमें है? सबसे ज्यादा इस रो में है, तो इसको आप 0 लेट कर लो। आ रहा समझ में? अब तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है क्या करना है अगला स्टेप्स। मैंने कहा था ना, जितनी बार आप क्वेश्चन ट्राई करोगे उतनी बार आपको आता जाएगा, और खुद से पहले करो, मेरे से आगे बढ़ो। चलो जल्दी बताओ, 3 में से 0 जाएंगे क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 में से 0 जाएंगे 3 बचेगा। 2 में से 0 जाएंगे 2 बचेगा। इसके बाद यहां पर ये इससे मैं ये निकालूंगा, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और इस दोनों से मैं निकाल दूंगा, 2 में से 2 गए तो 0, निकल गए सारे के सारे। अब जब ये निकल गए तो हमें क्या करना है सर? हमें डेल्टा IJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ निकालना है, और वो भी अनएलोकेटेड सेल का। मतलब रो 1 डेल्टा 1 रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 3
और रो 1 कॉलम 4, ये तो आ गया पहले तो। रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 3 और रो 1 कॉलम 4, ठीक है। पहली रो में कॉलम 1, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 2 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम और दूसरी रो चौथा कॉलम। इसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम और बस तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। अब देखो पहली रो पहला कॉलम में मेरा जो CIJ है वो 3 है और -2 + 0, तो 3 -2 + 0। अच्छा दूसरा 7 -2 + 3, 7 -2 + 3। आगे 4 -2 + 2, 4 -2 + 2, -2 और 2, ठीक है। ये 6 2 और 3, 6 2 + 3। आगे इधर 9 2 और +2, आ जाएगा 9 -2 + 2। इसके बाद ये 8 8 0 + 0, तो 8 आ जाएगा 0 + 0। तो इस तरीके से सॉल्व कर लो सर आप उसको। तो 3 -2 + 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 के अंदर होगा 5 हो जाएगा। 3 में से 2 कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस का और उधर जाएगा माइनस का, तो 7 में से 1 का कितना बचेगा सर 6। 4 में से 2 में 2 0 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएंगे 4 बचेगा, 4 में से 0 जाएंगे तो 4 बचेगा। 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा और 8 में से 0 जाएंगे तो 8 बचेगा। तो सारे सारे एक बार में पॉजिटिव आ गए, तो इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमें इंडिकेट कर रहा है the basic feasible solution is, the basic feasible solution is optimal। एक ही बारी में ऑप्टिमल आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो वी डू नॉट गो टू नेक्स्ट स्टेप, हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। हियर दस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता दो कितनी आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है जी, देखो 250 इंटू 1 200 इंटू 2, 250 इंटू 1 प्लस 200 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 5 50 इंटू 3, 150 इंटू 5 50 इंटू 3, 203 150 2, 200 इंटू 3 प्लस 150 इंटू 2। बताइए सर क्या आएगी। यह आएगा 250, यह आ जाएगा 400, यह आएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 5, यह आएगा 750, 5 3 15 150, 3 दूनी 6 600 और यह आएगा 300। चेक करें 250 प्लस 400 प्लस 750 प्लस 150 प्लस 600 और प्लस 300, यह आ गया 2450। देखो मैच कर गया सर। क्या ऐसा जरूरी है कि 2450 हर कोई मेथड कर लो आंसर सेम आएगा, 2450 ही आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मुझे एक और करान दो, फिर आप खुद ही पता चल जाएगा कि सेम आता है या नहीं आता। कौन सा, वोल्गल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है समझ में आया। तो जैसे पॉजिटिव आया तो हमने कहा ये सोल्यूशन क्या है भाई, बेस्ट है, और इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। अभी कितना टाइम हुआ है, वैसे तो 1 घंटा पार हो गया है, तो मैं सोच रहा हूं करा ही देता हूं, तीसरा भी करा देते हैं। मेथड नंबर 3, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। मेथड कर लेते हैं सर, 10-15 मिनट और सही, थोड़ा लेट और हो जाएगा कोई बात नहीं, पिछली क्लास भी थोड़ी बड़ी थी, इस बार भी थोड़ी बड़ी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से मैं क्या करूँ सर, तीनों मेथड, एक क्वेश्चन तीनों मेथड से कराना है, पर जब मैं स्टडी मैट के क्वेश्चन कराऊंगा तो सिर्फ एक ही मेथड से कराऊंगा, बाकी दो आपको अपने मेथड से करना है। ट्राई करने के लिए करना चाहो तो कर सकते हैं, बता स्टडी मैट के क्वेश्चन में एक ही मेथड से कराऊंगा सर।
सर इतना टाइम नहीं है कि आप सारे मेथड से करो, पेपर में हमेशा ये वाला मेथड पूछा जाता है, तो आप कृपया करके इसी मेथड में अच्छी प्रैक्टिस करें। बर एक एक क्वेश्चन आप उन दो मेथड से भी करिए। बाकी मुझे लगता नहीं उन दोनों मेथड से करने की जरूरत है, क्योंकि लीस्ट कॉस्ट और नॉर्थ वेस्ट में से पहला स्टेप ही तो चेंज है, बाकी सब तो सेम ही प्रोसेस है। तो पहला स्टेप ही आपको सीखना है, उस पर मेहनत करनी है, बाकी सेम प्रोसेस कमी में है। देखो जादू कॉपी कर लिया था मैंने इस बार, ठीक है। ये मेरी सप्लाई दे रखी है, इधर ऐसा करना पड़ेगा मुझे। ये मेरी सप्लाई, ये मेरी डिमांड। सर जो सप्लाई दे रखी है वो दे रखी है आपके पास 350, 250, 350, 400 ऐसे दिया था। 250, 350, 400 याद आ रहा है ये मेथड कैसे करना होता है? इसमें रो को डिफरेंस या रो पेनल्टी या कॉलम डिफरेंस कॉलम पेनल्टी बनानी होती है जिसमें। अच्छा डिमांड कितनी देर की थी ये पता नहीं, 200, 300, 350, 150, 200, 300, 350 और 150। थोड़ा जूम करेंगे। हाँ तो मुझे सबसे पहले बनाना है रो डिफरेंस। 1, 2, 3, 4, ये 4 तो बना ही लिया करो। 1, 2, 3, 4, इसको हम नाम देंगे कॉलम पेनल्टी या कॉलम डिफरेंस। कॉलम पेनल्टी, इसको भूल गए ना कोई बात नहीं, हमें सारी प्रैक्टिस इसी की तो करनी है। रो डिफरेंस बाकी मुझे पता है वो नहीं भूलोगे आप, बाकी मुझे आपको पता है कि आप वो नहीं भूलने वाले जो इनका बेसिक वाला है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। नॉर्थ का मतलब समझ आ रहा है कि भाई नॉर्थ साउथ चालू होगा, लीज का मतलब समझ भाई लीज देखनी है। इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, इसलिए हमेशा ये मेथड पूछा जाता है पेपर के अंदर, और यही मेथड में पूरे स्टडी मैट में सिर्फ इसी मेथड से कराया हुआ है सोल्व हर क्वेश्चन को। करने का तरीका क्या है? रो डिफरेंस निकालने के लिए आप हर एक रो में जाओ, उसमें देखो सबसे दो लीस्ट नंबर कौन से उनका डिफरेंस निकालो। तो मैंने कहा इस रो में सबसे लो लिस्ट है 3 और 1, 3 में से 1 गए 2 बचेगा। इसमें सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है 6, 5 और 2, 5 में से 2 गए 3 बचेगा। और पॉजिटिव आना चाहिए, इसमें सबसे लीस्ट क्या है 3 और 2, 3 2 में से 1 गए 1 बचेगा। ऐसे कॉलम में आओ, इसमें लीस्ट कौन सा है 2 नंबर 3 2, 3 में से 2 गए 1 बचा। इसमें 6 में से 3 में से 1 गए 2 बचेगा। इसमें 5 में से 3 गए 2 बचेगा, और इसमें 4 में से 2 गए 2 बचेगा। अब यहां पर सबसे मैक्सिमम ढूंढो, जीरा सबसे मैक्सिमम है ना, रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में सबसे मैक्सिमम ढूंढो। ये मैंने आपको कराया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कहां कराया था। एक बार पन्ना खोलो आप पीछे सामने देखिए, ये वाला मेथड मैंने आपको कराया था पिछली से पिछली क्लास के अंदर, और उसमें मैंने आपको बताया था ये आपके मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम डिफरेंस, एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। सबसे पहले कॉलम या रो डिफरेंस पेनल्टी निकाल ले टेबल में, और 2 एलिमेंट ऐसे ढूंढो जो सबसे लीस्ट हो और उनका डिफरेंस रो और कॉलम पेनल्टी में लिख दो। ये कर दिया था हमने। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये रहा जो ऊपर का स्टेप था, कि आपने जो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में निकाला था उन दोनों को देखो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है और उसको सर्कल करो। ये हमने कर दिया था, और उसको रिस्पेक्टिव फैक्ट्री या शोरूम में अप्लाई कर दो, एलोकेशन कर दो। एलोकेशन कैसे करेंगे? और एलोकेशन वहां से करो जिस रो और कॉलम में मिनिमम वैल्यू या कॉस्ट हो। ठीक है सर। स्टेप नंबर 3 कह रहा है स्टेप नंबर 4 और 3 लगाने के बाद वो तीनों स्टेप दोबारा रिमेनिंग टेबल में करते चले जाओ। तो मतलब अब मुझे क्या करना है इसके बाद आपको पता चल गया, दिखाया मैंने एक बार। वापसी नीचे आ जाओ सबसे। क्या करना है दोस्तों, सबसे रो कॉलम और रो डिफरेंस और कॉलम पेनल्टी के अंदर, रो के पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी के अंदर से सबसे मैक्सिमम उसको सर्कल लगाओ, और जिस रो में आ रहा है या जिस कॉलम में आ रहा है उसमें सबसे मिनिमम ढूंढो। मिनिमम ये रहा, तो इससे एलोकेशन करना चालू कर दो आप। 350 दे सकता है, 200 ही चाहिए तो 200 दे दिए। जब 200 दे दिया तो इधर क्या बच गया दोस्त, इधर बच गए 150, इधर बच गए 0। तो जैसे 0 बचे ये यहां पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब जो रिमेनिंग टेबल बच गई उसमें रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालो। तो 4 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, 5 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएंगे 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो हो जाएगा 1। इसमें से देखेंगे तो 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा, इधर तो कुछ नहीं आएगा,
खत्म होगी रो कॉलम। 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। इधर सबसे मैक्सिमम कहाँ है, ये रहा। मैक्सिमम को सर्कल लगाओ और इस रो में सबसे मिनिमम जो है उससे एलोकेशन कर दो। ये रहा सबसे मिनिमम 250 और उसको चाहिए 300, तो हम 250 दे पाएंगे, 300 नहीं दे पाएंगे। तो ये अब गया 0 और यहाँ बच गया 50 और ये रो खत्म हो गई यहाँ से। अब जो रिमेनिंग बच जाएगा उसमें कॉलम और रो डिफरेंस निकालो। तो इस वाले में तो अब कुछ नहीं आएगा। इस वाले में सबसे मिनिमम कौन सा है, 6 और 5। 6 और 5 में से जाएंगे तो 1 बचेगा। इसमें सबसे मिनिमम का 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। इन दोनों में मिनिमम क्या है, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे तो सबसे बड़ा आया 7। ये सर्कल लगाओ आप और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, इसके अकॉर्डिंग आप बांट दो। और उस में बांटना उस कॉलम के साथ में जिसमें मिनिमम हो। तो ये रहा मिनिमम, तो यहां पर बांटेंगे। 400 150 ही चाहिए तो 150 दे देंगे और बच जाएगा सर यहाँ पर 250 और ये बच जाएगा 0। 400 250 ठीक है, ये 0 बच जाएगा, दे दिया। अब क्या खत्म हुआ, ये खत्म हो गया, तो अब इसमें क्रॉस कर दो क्योंकि ये 0 बन गया। अब रिमेनिंग क्या बचा, ये 4 बच गए, ये 4 बचे। तो रो डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। इन दोनों में रो डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। इन दोनों में रो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें नहीं आएगा। 6 में से 3 का क्या बचेगा, 3। 5 में से 3 का क्या बचेगा, 2 और इसमें नहीं आएगा। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप बांट दीजिए और कहां बांटोगे, जहां सबसे मिनिमम होगा। ये देखो पहले देखो सर्कल कहां है, यहाँ इस कॉलम में जाओ। इस कॉलम में देखो सबसे मिनिमम कौन सा, ये है क्योंकि ये तो कट चुका है। इस कॉलम के हिसाब से बांट दो। 250 है, 50 चाहिए, 50 दे दो। जैसे ही 50 दोगे ये 0 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बच जाएगा सर कितना, 200। अब क्या करा, ये 2 बचे तो 150 ये दे देगा, 200 ये दे देगा, तो 150 ये दे देगा और 200 ये दे देगा। तो इसका बन जाएगा 0 और इसका बन जाएगा 0, खत्म हो गया। और इस तरीके से हमारे को नंबर ऑफ एलोकेशन मिल गए, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा नंबर ऑफ एलोकेशन, मैंने कहा दोस्तों नंबर ऑफ एलोकेशन इसके बराबर है m प्लस n माइनस 1 के। एलोकेशन मेरे पे 6 है, रो मेरे पे 3 है, ये मेरे पे 4 है -1, तो 6 इजिकल टू 6। सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेट, सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेट। तो we have to go for optimal test, we have to go for optimal test। अरे आपको समझ में आया, थोड़ा मैं स्पीड से चल गया, ये क्लियर हुआ आपको। रो डिफरेंस निकालो, रो कॉलम डिफरेंस निकालो। कैसे निकालेंगे, रो में 2 ऐसे लीस्ट नंबर ढूंढो, उनका डिफरेंस करो। कॉलम में 2 लीस्ट नंबर देखो, उसका डिफरेंस करो। जब आप रो पेनल्टी और कॉलम डिफरेंस या रो पेनल्टी या कॉलम पेनल्टी या रो डिफरेंस या कॉलम डिफरेंस निकाल लोगे, उसमें देखो सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम कहाँ है। सबसे जो मैक्सिमम होगा उस पे सर्कल लगाओ और उस रो पे एलोकेशन कर दो। और उस रो पे एलोकेशन कहां करेंगे, जिसमें सबसे मिनिमम होगा। जैसे 3 पे सर्कल आया तो इसमें सबसे मिनिमम क्या था, इसमें सबसे मिनिमम था 2, तो यहां से एलोकेशन करना चालू करा। और इस तरीके से मैं देखना चाहता हूं कि ये 1 2 3 4 5 6 आया है दोस्तों, और शायद मुझे उधर भी यही मिल रहा था, 1 2 3 4 5 6। देखो अब मैं जब इसका वो निकालूंगा ना, देखो ना सेम एलोकेशन आया है जैसे उसमें आया था, क्या कहते हैं लीस्ट कॉस्ट में, वही सेम आया। आप चेक करो, ये देखो ये 250 है, 200 150 50 200 150, ये है ना सेम एलोकेशन वहां पर आया था ऊपर। जब मैं इससे ये निकालूंगा यूआई वीजे 250 200 150 50 200, तो यही यूआई निकलेंगे और यही डेल्टा निकलेगा, और डेल्टा ये निकलेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा सारा। निकाल के देख लो आप, चलो निकाल लेते हैं। वैसे करने की जरूरत नहीं है। टी आई जे इजिकल टू, दोबारा करना पड़ेगा यार ये सारा चीज। पहले तो ये ले भाई, ये मैंने अच्छा हुआ कि कॉपी कर लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो मुझे यह निकालना है यू आई U1, यहाँ U2 निकालना है, U3 V1 V2 V3 और V4। मुझे पता है आपको करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि 250 200 ये वाला जो एलोकेशन है सेम एलोकेशन इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आया, तो भाई इसका भी पॉजिटिव आएगा आंसर। फिर भी दिखा देता हूं, 250 200 150, 250
200, 150, 50, 200, 150, 50, 200, 150। अब किस तरीके से एलोकेशन करेंगे भाई? किसको जीरो मानू? जिस रो में नंबर ऑफ एलोकेशन जीरो है, अब उसको लेट कर लो जीरो। लेट आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, पर हमें उसको इसलिए करते हैं क्योंकि सिंपल बन जाए क्वेश्चन। तो 3 में से 0 गए 3 बचेगा, 3 में से 0 गए 3, 2 में से 0 गए 2 बचेगा। अब इन दोनों की मदद से निकालूंगा, 1 में से 3 गए तो -2 बचेगा। इन दोनों की मदद से ये निकालूंगा तो 5 में से 3 गए 2 बच जाएगा। इन दोनों की मदद से ये निकाल दूंगा तो ये 2 में से 2 गए 0 बच जाएगा। देखो वही आया, -2, 2 और 0, 0, 3, 3, 2। चेक कर लो, ऊपर वही आया, -2, 2 और 0, 0, 3, 3, 2। तो ये भी अब सेम ही आएगा ना भाई। जब ये सेम आएगा तो मेरा ये एक्यूरेट। आप कर लेना यार, कॉस्ट यही आएगी। फर्दर आप कर लेना यार, फर्दर डू सेल्फ, मतलब सेल्फ भी क्या करना, ऊपर से वही कॉपी कर दो ना, वो अपने करा तो है, सेम एलोकेशन है। और से जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो भी कितनी आएगी जी? मतलब हमें जब हम इसका आगे करेंगे डेल्टा आई जे निकालेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे? नॉन नेगेटिव आ जाएंगे। तो यही हमारा बेसिक फेशियल सोल्यूशन ही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमारी होगी वो कितनी आएगी? 2450 आएगी। इसी से सॉल्व कर लो, 2450 आ जाएगी। और इस तरीके से आपका बैलेंस्ड प्रॉब्लम खत्म होता है। बैलेंस प्रॉब्लम में मैंने आपको पूरे 5 स्टेप तीनों मेथड सॉल्व करवा दिए। एक क्वेश्चन लेकर तीनों मेथड सॉल्व करवा दिए और तीनों मेथड से सेम आंसर आता है। ये हमें इससे जानने को मिला है ना। आंसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ऑल 3 मेथड। सर जब हमने पिछली वीडियोस में करा था, जब हमने पहली बार ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सिलेबस, इसमें हमने फर्स्ट स्टेप वाली प्रॉब्लम ऐसी जिसमें जो वीडियो बताई थी ना, जिसमें मैंने आपको पहला स्टेप ही करवाया था, उसके अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग लगाई थी क्योंकि वो ऑप्टिमम नहीं था, इसलिए लगाई थी हमने। तो वो निकाली थी ना, जैसे बेसिक के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल दी थी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमम निकाल रहे हैं। पहले जो सबसे ऑप्टिमम होगा, सबसे लीस्ट होगी, तो लीस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तीनों में सेम आएंगे। तो आंसर यहां पर हमें एक कंक्लूजन ये मिला, लिख लेना आप, मिनिमम या ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन cost in all the method is same। ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी भी मेथड से आप निकाल लो, हमेशा सेम आएगी क्योंकि हम लीस्ट निकाल रहे हैं। ठीक, और अगर हम सिर्फ बेसिक के हिसाब से करें तो डिफरेंट आएगी, क्योंकि वो बेसिक के हिसाब से हम करते हैं तो वो लीस्ट नहीं होती, वो उससे ऑप्टिमम कर सकते और लिस्ट बन सकती थी, पर हमने टेस्ट ही नहीं करा था। इसलिए जब हम पहला वाला क्वेश्चन कर रहे थे, जब हम पहला वाला स्टेप कर रहे थे, सीख रहे थे, तो वहां पर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी क्योंकि वो लिस्ट नहीं था। जब हम तीनों का लिस्ट निकालेंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा करना